नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। 8th एपिसोड तक हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कॉलोनाइजेशन का एक कमर्शियल फेज देखा। कमर्शियल फेज क्या है? वाणिज्यवादिक दौर। और उसमें हमने क्या देखा कि इस फेज में द ब्रिटिश पॉलिसी, ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसी वाज टू गेट more and more material at low cost from India and export it to मोस्टली ब्रिटेन, एंड वहां जाके ज्यादा दामों पर बेच देना और उससे जो मुनाफा होगा वो कमाना। एंड देयर फॉर टूवर्ड्स दिस गोल दे डिजाइंड अ पॉलिसी जिसमें वो ज्यादा लड़ाइयां करने से दूर रहते थे, ज्यादा हस्तक्षेप इंटरफेरेंस करने से ज्यादा, हाँ, अपने, इफ इट इज इन बेनिफिट दे विल इंटरफेयर, इफ इट इज नॉट दे विल नॉट। फॉर एग्जाम्पल, they definitely interfered with Marathas, because of which first and second Anglo-Maratha war happened, but they also made their peace, realizing that in 1783 they had just lost few years ago America और वो थोड़े कमजोर थे, so they did not take that war with Maratha, they let it be। वो 20 साल का जो पीस हुआ था तो वो पीस होने दिया। So the entire policy was to focus on commercial interest and earn this difference of price by controlling the revenue system. So everything right from the time of Robert Clive, we will see that Robert Clive introduced diarchy where he controlled the revenue and gave the administration to Nawab, जिसके कारण फिर एक अकाल आया, फेमाइन हुआ बंगाल में। फिर जब फेमाइन आया तो वहां पे ब्रिटिश क्राउन और पार्लियामेंट को लगा कि व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी डूइंग। उनको लगा ऐसा कि भाई, एक तरफ तो फेमाइन आ रहा है जिसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट एबल टू पे द फिक्स सम टू अस, एंड दूसरी तरफ इनके इंडिविजुअल ऑफिसर्स तो इतने रिच होते जा रहे हैं, तो क्या मामला क्या है, ऐसा सोचा होगा ना उन्होंने। तो देन दे ब्रॉट रेगुलेटिंग एक्ट लाए, तब पार्लियामेंट से थोड़ा कनेक्शन जुड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर बाद में पिट्स इंडिया एक्ट लाए जिससे और थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करी, है ना। तो ये जितने भी गवर्नर्स उस टाइम आए वो लोग सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, कम से कम लड़ाई करना है, दूसरे राज्यों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना है, मिलिट्री लेवल पे इंटरफेरेंस करना है, वहां अपने रेसिडेंट्स बैठाने हैं, सब्सिडियरी ट्रीटीज करनी है, सहायक संधि जिसे कहते हैं, टू इंक्रीज दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। बट डायरेक्ट वॉर, एनेक्सेशन नहीं करना है, अवॉइड करना है क्योंकि खर्चीला होता है ना। Now, during this time between 1756 to 1813, the situation, the conditions in the world also changes. Europe also changed. यूरोप भी में भी बहुत चेंज हुआ। एक सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, है ना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 में मोनार्की को ओवरथ्रो करके रूल ऑफ पीपल टाइप की बातें होने लग गई, तो उस कारण से मोनार्की अक्रॉस द यूरोप काफी थ्रेटेंड हो गई थी, मतलब थोड़ी कम पावरफुल हो गई थी। और इसलिए फिर पार्लियामेंट का जोर थोड़ा बढ़ गया था, यूके में तो खासकर बढ़ गया था। यूके में मोनार्की मतलब इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी फ्रांस में थी, है ना, जहां रेवोल्यूशन आई। तो पार्लियामेंट फिर भी थोड़ी ठीक ठाक पावरफुल थी, तो यहाँ पे अब और प्रभुत्व, है ना, जो उनका पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया। सेकेंड थिंग दैट हैपेंड इन यूरोप एंड स्पेसिफिकली ब्रिटेन वाज अ पायोनियर, ब्रिटेन एंड जर्मनी वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पे ब्रिटेन वाज द, एज आई सेड, द लीडर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड स्टीम इंजन के इन्वेंट होने के बाद वहां पर औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण क्या हुआ, मैंने क्या कहा, कोई भी ऐसी चीज होती है तो कुछ लोग उस कारण से भी रिच होते हैं। तो औद्योगिक जो एक ग्रुप था, है ना, औद्योगिक घराने के, औद्योगिक वर्ग के जो लोग थे, कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड जो इंडस्ट्रियल कैपिटल वाले लोग थे, वो बढ़ने लगे and they became more influential, and the first thing they started murmuring about
उन्होंने घुसपुस घुसपुस किस बारे में करी कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने मोनोपोली क्यों दे रखी है, वाई हैव यू गिवन ईस्ट इंडिया कंपनी द मोनोपोली। ये तो अब, वो तो पुराने जमाने में जेम्स फर्स्ट ने जो दी मोनोपोली, वो अभी भी कैसे कंटिन्यू हो रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछने लग गए वो लोग, है ना। क्योंकि उनको भी लगता था ना कि वाई इज इंडिया नॉट ओपन फॉर व्यापार, फॉर ट्रेड एंड फॉर व्हाट वी आर मेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस, व्हाई डोंट वी हैव एक्सेस टू इंडिया मार्केट। तो ये बात सही है। 1793 में इसलिए फिर क्या किया गया कि इसकी जो आजीवन लीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको घटाकर 20 साल कर दिया, 20 ईयर्स कर दिया। और 1813 में फाइनली इस मोनोपोली को इंडिया पर, मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको पूर्णतया एंड किया गया, है ना, खत्म कर दिया गया। और अब आपको लग रहा होगा कि अरे ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई क्या फिर? नहीं, खत्म नहीं हुई थी। देखिए, ये कंपनी थी, है ना, ये कंपनी थी। तो ये कंपनी ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, कंपनी तो रही बट अब उनकी पॉलिसीज इन्होंने चेंज कर दी। कैसे चेंज करी, क्या प्रॉब्लम हुआ? अब इनको, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जो उस समय ब्रिटेन में बहुत ज्यादा एज एक फिलोसॉफिकल आइडियल और इकोनॉमिक आइडियल भी बनते जा रहा था। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या, कि एक्शंस आर राइट इफ दे आर यूजफुल और आर डन फॉर द बेनिफिट ऑफ मेजोरिटी, है ना। तो उसी यूटिलिटेरियनिज्म के अंतर्गत अब कंपनी क्या करेगी, कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करेगी इंडिया में, रोड्स बनाएगी, रेल्स बनाएंगे, नहरों का निर्माण करेंगे, कैनाल्स बनाएंगे, राइट। सो ऑल ऑफ दैट वाज टुवर्ड्स, in line with this philosophy that we have to now open India as a market for British goods and to take raw materials from there to Britain to make finished British goods, and they will be brought to India। तो इंडिया को एक मार्केट जैसा डेवलप करना था अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। और अब जब मार्केट जैसा डेवलप करना था, तो व्हाट विल हैपन, दे विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर एरियाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। अब डायरेक्ट कंट्रोल, अब ऐसा नहीं कि हम पीठ पीछे बैठ के राज्य कर रहे हैं, ये तो पहले वाले फेस का कैरेक्टरिस्टिक था। अब है हमको डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए, राइट। तो अब देखेंगे आप, 1813 के बाद जितने गवर्नर आते हैं, उन्होंने युद्ध, वॉर और विलय की नीति, अनेक्सेशन, वॉर एंड एनेक्सेशन की पॉलिसी को फॉलो किया। बहुत युद्ध हुए, बहुत ज्यादा राज्यों को विलय कर लिया, अनेक्स कर लिया गया। पॉलिसी लेवल पे भी ऐसा किया गया और थ्रू पॉलिटिकल लेवल, मतलब युद्ध करके भी ऐसा किया गया। और इसी के डायरेक्शन में फिर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी चेंजेस, दिस चेंजेस, सारी चीजें इसी डायरेक्शन में लाई गई। क्योंकि अब भारत को कच्चे माल का एक्सपोर्टर बनाना था और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाना था। सब कुछ इसी के लिए अब चेंज करेंगे। तो आपको ये समझना जरूरी है, देखिए मैंने इस पे टाइम स्पेंड इसीलिए करा है 8-9 मिनट, कि ये समझना जरूरी है कि आप किसी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्शन को उसकी लार्जर फ्रेमवर्क में रख के देखिए, कि कैसे पहले इंडिया वाज जस्ट अ कमर्शियल वे, कमर्शियल बिजनेस का सपोर्टर, कि यहां से कच्चा ले गए कुछ दाम पे खरीद के, और वो यहीं से ही पे कर दिया, क्योंकि अब हम रेवेन्यू को कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग, एंड फिर वहां जाके मुनाफे पे बेच दिया। पहले ये था। अब क्या है, इंडिया को कच्चे माल का एक्सपोर्टर बनाना है और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाना है, जो ब्रिटिश फिनिश गुड्स हो। तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रेशर के कारण ये चेंज आता है इन द पॉलिसी। और इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा युद्ध किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा एरियाज को एनेक्स करने की कोशिश करी जाएगी। एक जो और काम ब्रिटिश कंपनी करेगी अब, ईस्ट इंडिया कंपनी, इज दैट दे विल इंस्टॉल देमसेल्व्स एज भारत के उद्धार करने वाले। क्या, अरे ये कंट्री तो बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति में है और इसको हम सेल्फ रूल के काबिल बना पाएंगे, ऐसा वो लोग अपने आप को इंस्टॉल कर लेते हैं। शुरू कहां से होता है? 1813 से, जैसे हमने कहा, लॉर्ड हेस्टिंग से शुरू करेंगे। और सबसे पहले इन्होंने एंग्लो नेपाल वॉर में नेपाल की हार होती है,
और इसी के साथ गढ़वाल, कुमाऊं तथा पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र जो माउंटेनियस रीजन है, और इन द ईस्ट दिस नेपाल हैज टू गिव अवे, एंड भूटान एंड सिक्किम पे भी उसकी सोवरेनिटी खत्म हो जाती है आफ्टर एंग्लो नेपाल वॉर ऑफ 1815-16। नाउ एज आई सेड, मराठास मैंने जैसे पहले बताया था कि पहले ही कंसिडरेबली वीक पोजीशन में थे, और अब जो ये मराठा फेडरेशन था ये बस एक फॉर्मेलिटी थी। 1817 में क्या होता है कि पेशवा जो रहते हैं वो गायकवाड़ जो होते हैं उनको कुछ मुआवजे का डिमांड करते हैं, तो गायकवाड़ अपनी तरफ से अपना एक दूत पेशवा दरबार में भेजते हैं जिसकी हत्या करवा दी जाती है, और इस मामले को सेटल करने के लिए ब्रिटिश इंटरफेयर करते हैं, एंड इसमें वो काफी मुआवजा अर्न करते हैं, दे अर्न अ लॉट ऑफ अमाउंट थ्रू सेटलिंग, ये सेटल करने के लिए वो काफी सारे पैसे अर्न कर लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंगर भोसलेज, होलकर, पेशवा, ये तीनों वहां की रेसिडेंसीज एस्टेब्लिश हो गई थी, है ना, तो वहां की रेसिडेंसीज में पे अटैक कर देते हैं। देन ब्रिटिश फाइट देम सेपरेटली एंड ऑल द थ्री ऑफ देम आर डिफीटेड। एंड फिर क्या होता है कि 1818 में ब्रिटिश फॉर्मली एंड द मराठा कन्फेडरेशन, वहां पे ये खत्म हो जाता है, मराठा परिसंघ जिसे कहा था उसको फॉर्मली डिसॉल्व कर दिया जाता है। अच्छा, पेशवा बाजीराव को 8 लाख रुपए की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है। उन अब जो मराठा एम्पायर था उसके हिस्से का कुछ एक छोटा सा पार्ट काट के छत्रपति के सक्सेसर्स को दे दिया जाता है, एंड रेस्ट इज मर्ज विद बॉम्बे, एंड 1818 में ही 1818 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। इट इज फॉर्म्ड इन 1818। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे सिंधिया इन्वॉल्व नहीं थे, थर्ड एंग्लो वॉर में वो नहीं इन्वॉल्व रहते हैं, और ऑन द अदर हैंड ईस्ट इंडिया कंपनी इज आस्किंग सिंधिया टू गिव अवे द क्लेम्स ऑन राजस्थान, जो राजपूत साइड पे उन्होंने अपना अधिकार है उसको दे सिंधिया, तो ऐसा सिंधिया करते नहीं है। सो देन व्हाट ब्रिटिश डू इज दैट दे से दैट सिंधिया हैज सपोर्टेड पिंडारीज। पिंडारीज वो लोग होते थे तो एक जमाने में मराठास को हेल्प करते थे, बट वो मोस्टली लूट कर, लोगों को लूट कर और लूट मचा कर अपना काम चलाते थे। तो इन्होंने पिंडारियों को पहले हराया और फिर कहा कि ये पिंडारियों को सिंधिया का सपोर्ट था, एंड ही मेड सिंधियाज गिव अ पार्ट ऑफ देयर लैंड। हु इज ही? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर है उन्होंने सिंधिया को पार्ट ऑफ द लैंड अपना देने को कहते हैं, और सेपरेटली वो एक ट्रीटी करते हैं राजपूत से एंड एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस इन दैट एरिया रीजन एज वेल। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं, जिनके समय एंग्लो बर्मा वॉर होता है 1824 में, जिसमें यानदोबो की ट्रीटी होती है, एंड यानदोबो की ट्रीटी में काफी ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलैक्सेशंस ब्रिटिश को मिल जाते हैं। उसके बाद विलियम बेंटिक आते हैं, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, फिर लॉर्ड एमहर्स्ट, फिर विलियम बेंटिक आते हैं, जो 1828 से 1835 में भी वो भी यही पॉलिसी, वो अनेक्स कर लेते हैं मैसूर को, जयंतिया और मध्य और नॉर्थ कछार, इनको एनेक्स कर लेते हैं और अपना बना लेते हैं। अब 1836 से 1844 तक आज हम इस एपिसोड में और डिस्कस करेंगे, तो हम 1813 से 1844 पहुंच जाएंगे। 1836 से 1844 को दो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिनको हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे, और दोनों कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हुआ एंग्लो अफगान वॉर इन 1840। ठीक है, अभी अफगानिस्तान की तरफ ब्रिटेन की नजर इसलिए पड़ रही थी क्योंकि पहला, यहां पर ब्रिटेन को, मैंने ये अपने एक रशिया वाली सीरीज में भी पहले बताया था कि ब्रिटेन को ये डर लगने लग गया था कि रशिया अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया पर आक्रमण कर देगा, एंड बाय दिस टाइम एज आई सेड इंडिया हैड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनी इन द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म कॉलोनियल एरा। तो
इंडिया को तो बहुत सहेज के रखना चाहते थे, तो उनको ये डर लगने लग गया था। दूसरा, अफगानिस्तान was also was had a lot of trade networks that British wanted to control, and that's why British plot to annex अफगानिस्तान। तो इसमें क्या होता है कि अफगानिस्तान में एक एब्सकॉन्डिंग राजा होता है, भगौड़ा जिसे कहते हैं, शाह सूजा। तो शाह सूजा जो अपनी गद्दी पे बैठाने के लिए ब्रिटिश उससे एक ट्रीटी करते हैं, बिटवीन ब्रिटिश, शाह सूजा एंड रंजीत सिंह, ये ट्रीटी होती है। अब रंजीत सिंह पेशावर के बियॉन्ड अपनी सेना भेजने से मना कर देते हैं, तो रंजीत सिंह पीछे हट जाते हैं। हाउएवर ब्रिटिश वहां जाते हैं और सक्सेसफुली शाह शुजा को उसकी गद्दी पे वापस बैठा देते हैं। ऐसा करके ब्रिटिश बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेसेंट। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। एंड अकबर खां के नेतृत्व में गुरिल्ला वॉर होता है, और इस गुरिल्ला वॉर में अकबर खान की जो सेना है वो ब्रिटिश को हरा देती है, शाह शुजा को गद्दी से हटा देती है, एंड ब्रिटिश एग्जिट अफगानिस्तान इन अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग वे, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि ब्रिटिश को यहां पर ह्यूमिलिएशन, ये एक टाइम था जहां पे ब्रिटिश को अफगानिस्तान में ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती है, अपमानित होकर बाहर निकलना पड़ता है। एंड देन इन 1842 एलन बोरो कम्स एज द गवर्नर, और एलन बोरो ने अफगानिस्तान का बदला सिंध को एनेक्स करके लेता है वो। सिंध में ऐसा कुछ एनेक्स करने, मतलब कुछ सिंध का ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। 1809 से वहां पे आमिरों का शासन हुआ करता था, और ये हमेशा कंपनी की डिमांड फुलफिल करते आ रहे थे। 1839 में उनके साथ सब्सिडियरी ट्रीटी, सहायक संधि भी साइन हो चुकी होती है। फिर भी चार्ल्स नेपियर जो वहां के रेसिडेंट होते हैं, वो वहां पे he opens a dispute and annexes Sindh, and then later on stays also. So ऐसा बोलते भी है, states that although we had no right to annex Sindh, it was a useful, beneficial and human rascality on our part, कि हमको विजय का ऐसा अधिकार नहीं था, पर हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह एक उपयोगी, देखिए ये जो उपयोगी है ना, ये वही वर्ड है जो यूटिलिटेरियनिज्म से निकल के आता है। उपयोगितावाद ही कहा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म को हिंदी में। तो ये बहुत ही यूटिलिटेरियन मेजर था कि हाँ ठीक है, एम्पायर की भलाई के लिए करना है तो करेंगे। तो सिंध को ऐसे करके ये लोग एनेक्स कर लेते हैं। और ये दो युद्ध, ये जो एंग्लो सिंध वॉर कहेंगे, वॉर तो नहीं कहेंगे, बट ये जो एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड एंग्लो अफगान वॉर, ये दो इंपॉर्टेंट युद्ध थे बिटवीन 1813 टू 1844, इन एडिशन टू द एंग्लो मराठा वॉर। इस तरीके से अब ब्रिटिश ने अपनी इच्छा बहुत क्लियरली जाहिर कर दी है। ये तो हमने सिर्फ अभी पॉलिटिकल इंपैक्ट देखा है। पॉलिटिकल इंपैक्ट, जब भी लड़ाइयां डिस्कस होती हैं वो पॉलिटिकल इंपैक्ट का हिस्सा होता है। तो हमने अभी सिर्फ पॉलिटिकल इंपैक्ट देखा है। मेन पॉलिसी, पॉलिसी क्या है कि भारत को अब मेन इंपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर ऑफ कच्चे आइटम, ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स बनाना है, एंड उसी को मार्केट बनाना है ऑफ फिनिश्ड गुड दैट विल कम फ्रॉम ब्रिटेन, टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, है ना। तो ये जो एक मेन सेंट्रल पॉइंट है, उसके अराउंड देखिए ऐसी पॉलिटिक्स, अब ज्यादा लड़ाइयां कर रहे हैं, ज्यादा अनेक्स कर रहे हैं राज्यों को। आज हम यहीं पॉज करेंगे, और अगले एपिसोड में हम दो और गवर्नरों का कार्यकाल देखेंगे। एक का नाम आपने काफी सुन रखा होगा, लॉर्ड डलहौजी, उनका समझेंगे। और मुझे लगता है कि टोटल मिला के हमको 2-3 एपिसोड ऐसे लगेंगे जिसमें हम थोड़ा सा इन पॉलिसीज को थोड़ा सा समझ पाएंगे फ्रॉम दैट एंगल, which will make us see that how was this phase of um औद्योगिक औद्योगिक पूंजीवादी phase of colonialization, industrial capitalist phase of colonialization। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड
Until next episode. Thank you.